हेलो गाइस। आज हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो है सी वर्मा का चैप्टर नंबर 9 और जो क्वेश्चन नंबर है वो है 14। तो ये सेंटर ऑफ मास का जो चैप्टर है उसका हमारा एक प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि एक मंकी प्रॉब्लम है, ये भी एक मंकी दिया है और जो वो एक बैलून को है, उस बैलून को होल्ड कर रखा है उसने, ठीक है। और जो ये बैलून और ये मंकी है दोनों हवा में है, ठीक है। ये हवा में है हमारा पूरा सिस्टम और इसने बैलून को होल्ड कर रखा है और जो बैलून है उसका मास है कैपिटल एम, मंकी का जो मास है वो स्मॉल एम, और जो यहाँ पे रोप है वो हमारी मासलेस रोप है और उसकी जो लेंथ है वो एल है। तो इसमें हमें ये पूछा है कि अगर ये इस पूरे सिस्टम में यदि मंकी होगा वो अगर ऊपर की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है, तो ये बैलून भी होगा वो भी नीचे की, जैसे कि ये इसको होल्ड करके इसको खींचेगा रोप को, तो बैलून भी थोड़ा नीचे आएगा और थोड़ा मंकी भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये पूरी लेंथ मतलब यहाँ तक ये पहुँच जाता है पूरा, मतलब बैलून भी थोड़ा नीचे आ जाता है और मंकी भी थोड़ा ऊपर होके यहाँ मतलब पूरी जो रस्सी लेंथ है होती है वो पूरी मतलब कि एग्जॉस्ट हो जाती है हमारे, और इसने यहाँ पे होल्ड कर लिया लास्ट में। तो यहाँ पे इसने होल्ड करने के बाद हमें ये पूछा है कि जो बैलून है वो कितना नीचे आया होगा या मंकी कितना ऊपर गया होगा, यानी मंकी अगर एक्स ऊपर गया है तो जो बैलून है वो एल माइनस एक्स नीचे आया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो है इफ द मंकी रीचेज द टॉप ऑफ द रोप बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बैलून डिसेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है उसको पहले ये समझते हैं कि इसमें जो हमारा सिस्टम वो कैसे मतलब एयर में है, इसका क्या रीजन है। जैसे कोई भी बैलून होता है वो एयर बैलून होता है, वो एयर में रहता है। वो किस वजह से जाता है एयर में, क्योंकि जो बायोन्सी फोर्स है वो लगता है, वो बायोन्सी फोर्स के वो हवा में भी लगता है, वो पानी में भी लगता है, सब जगह कोई भी फ्लूइड होता है उसमें वो बायोन्सी फोर्स की वजह से वो ऊपर अपने सिस्टम जाता है। और नीचे जो फोर्स लगता है वो होता है ग्रेविटी फोर्स। अब यहाँ पर अगर ये मंकी नहीं होता या कोई दूसरे एयर बैलून होते हैं वो सीधे ऊपर ही ऊपर जाते हैं। ऊपर कब तक जाते हैं, जब तक कि ऊपर वो बायोन्सी फोर्स और ग्रेविटी फोर्स दोनों बैलेंस नहीं हो जाए तब तक वो ऊपर जाते हैं। और एक वो कंडीशन आती है जब दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं तो वहीं पर वो रेस्ट मतलब स्टेशनरी कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी स्टेट है वो एकदम रेस्ट स्टेट है, यानी कि वो स्टेशनरी है, पूरा अपने सिस्टम है वो स्टेशनरी है। और जो बैलून है उसका मास कैपिटल एम है और जो मंकी है उसका मास स्मॉल एम है, यानी कि बैलून का जो ग्रेविटी फोर्स है और जो मंकी का ग्रेविटी फोर्स है उन दोनों को कौन होल्ड कर रहा है, कौन बैलेंस कर रहा है, जो बायोन्सी फोर्स है बैलून का वो है। ये बायोन्सी फोर्स ये सब अलग चैप्टर है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो अपन अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और जो रोप है वो तो मासलेस, इसका कोई ग्रेविटी फोर्स नहीं है। तो अभी जो हमारा सिस्टम वो समझ आ गया कि वो कैसे वो बैलून को होल्ड कर रखा है उसने मंकी ने, वो समझ आ गया, ठीक है। तो अब ये सब पूरा सिस्टम रेस्ट में है। तो रेस्ट में जो भी हमारा सिस्टम होता है तो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, जो न्यूटन का जो रूल है, न्यूटन्स लॉ जो सेकंड लॉ है वो क्या है कि मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कब लगता है, किसी भी बॉडी पे लगता है तो वो एक्सेलरेट करती है। और जो फोर्स होता है वो क्या होता है, नेट चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, यानी जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन किसका होता है, पूरे जो भी अपने सिस्टम होता है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके रेस्पेक्ट में अपन फाइंड करते हैं। ये जो भी एक्सेलरेशन होता है वो उसके रेस्पेक्ट में बॉडी मूव होती है, तो जो उसका सेंटर ऑफ मास है बॉडी का वो कितना मूव हुआ है, कितना एक्सेलरेट हुआ है, तो यहाँ पे जो पूरा जो सेंटर ऑफ मास है उस पर फोकस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई कि भाई उसका सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। इस पूरे सिस्टम का जो भी सेंटर ऑफ मास है वो अपने रेस्ट में रहेगा। वो रेस्ट में क्यों रहेगा, क्योंकि ये पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नली फोर्स नहीं लग रहा, पूरा बैलेंस में है। अब ना इसमें जो इंटरनल जो भी हलचल हो रही है, जैसे मंकी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, लेकिन जो कोई एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा इस सिस्टम पे। तो एक्सटर्नली अगर फोर्स नहीं लगा है तो हम बोल सकते हैं कि ये अगर जीरो है तो जो एक्सेलरेशन होगा, जिस सिस्टम पूरा जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास का, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसका कोई कहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसका यहाँ पे कहीं लाई करेगा। या अगर मंकी का मास जाता है तो मंकी की तरफ लाई करेगा, अगर ये बैलून का मास जाता है तो बैलून की तरफ लाई करेगा, दोनों का इक्वल है तो यहाँ पे बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास होगा वो अपने समझ आ गई वो रेस्ट पे रहेगा, यानी कि ये ना ऊपर शिफ्ट हो सकता है सेंटर ऑफ मास, ना नीचे शिफ्ट हो सकता है। ये हमारे एकदम जो पहले जिस जगह पे था वहीं पर रहेगा, क्योंकि हम इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा और न्यूटन के रूल से हमें ये सब पता है, ठीक है। तो ये एक पहला जो स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसमें यही समझना है कि भाई जो सेंटर ऑफ मास होगा वो पूरे सिस्टम का वहीं पर रहेगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये समझ आ गया तो जैसी कोई भी बॉडी होती है, जैसे कि इसका मास कैपिटल एम है,
इसका मास स्मॉल एम है, तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर इसका इस बॉडी के पास होगा। अगर ये कैपिटल एम ग्रेटर देन मेरा स्मॉल एम होगा तो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे कहीं होगा। ये मिड पोजीशन है तो सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ पे होगा। अगर ये ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इधर होगा। दोनों बराबर है तो सेंटर ऑफ मास मेरा इसके एकदम सिस्टम के बीच में होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास अपन फाइंड कैसे करते हैं, जैसे कि ये डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस है ये, तो x डिस्टेंस कितनी होगी, जो भी मास है इसका स्मॉल एम इंटू जो लेंथ है मेरी l डिवाइड बाई टोटल मास पूरे सिस्टम का कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो ऐसे भी समझ सकते हो, जो नीचे आता है वो हमेशा टोटल मास आता है पूरे सिस्टम का, और जो ये लेंथ है वो l आती है। अब अगर ये मास जितना ज़्यादा होगा, ये मास जितने ज़्यादा होगा उतनी ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी, सेंटर ऑफ मास में उधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आएगा, वो जो भी दूसरा मास होगा वो आएगा। ठीक है, अगर ये मास एकदम कम है, ये समझ लो 10 किलो है और ये अगर 1 किलो है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मेरा बहुत ज़्यादा इसके पास होगा, एकदम नज़दीक होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 kg और यहाँ पे आएगा 10 + 1 यानी कि 11, तो L डिवाइड बाई 11 आ जाएगा, यानी कि L डिवाइड बाई 11 पे मुझे मिल जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा, ये 10 kg है और ये 1 kg है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 डिवाइड बाई 11, यहाँ की यानी कि सेंटर ऑफ मास मेरा एकदम यहाँ पे जाएगा। तो ठीक है, तो ये सीधा सा मतलब कि एक स्टेप का ये अपन ड्राइव भी कर सकते हैं और एकदम कॉमन सेंस से भी अपने को पता चल रहा है कि इसका ये फॉर्मूला होगा सेंटर ऑफ मास का, जो सामने उस मास होगा इनटू L डिवाइड बाई टोटल मास। ठीक है, तो यहाँ पे जो मंकी है वो है मेरा स्मॉल m। ठीक है, इसको वर्टिकली कर लो चाहे हॉरिजॉन्टल कर लो, एक ही इसको समझने के लिए अपन ऐसे ही कोई दो मास लिया है उससे अपन समझ सकते हैं। तो मैं सेंटर ऑफ मास समझ लो कहाँ पर था इसका, सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे होगा पूरे मेरे सिस्टम का, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा, जैसे कि यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ इस डिस्टेंस से, इस पॉइंट से मैं सेंटर ऑफ मास मेरा फाइंड करता हूँ, तो वो होगा स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। जो बैलून का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उससे मेरा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा स्मॉल m इंटू L डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, और जो मंकी से होगा वो कितना होगा, मंकी से होगा वो सीधा हो जाएगा भाई, जो भी ये डिस्टेंस आई है L माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे भी कर लो, नहीं तो मंकी से भी अपन लिख सकते हैं कैपिटल M इंटू L डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, तो ये मेरा मंकी से हो गया। तो अब अपने को पूछा है कि भाई ये जो बैलून है वो कितना मूवमेंट करेगा या मंकी कितना मूवमेंट करेगा। जो क्वेश्चन में पूछा, हमें पूछा कि बैलून नीचे कितने आया, कितना मतलब डिस्टेंस इसने नीचे कवर करी जब मंकी ने थोड़ी बहुत डिस्टेंस ऊपर कवर करी, यानी कि अपने को पता है जो सेंटर ऑफ मास है वो बैलून से है, बैलून का जो यहाँ का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उससे इस डिस्टेंस पे है, और जो मंकी का है जो उससे इस डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो मंकी इतना ऊपर आया होगा, और बैलून इतना नीचे गया होगा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो तो एकदम इसी पॉइंट पे रहेगा, जो सेंटर ऑफ मास है वो तो सेम इसी पॉइंट पे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूटन का रूल है एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगा तो सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे रहने के लिए क्या जरूरी है कि बैलून ने अगर इतनी डिस्टेंस कवर करी कैपिटल M इंटू L डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो बैलून ने कितनी करी होगी, बैलून ने इतनी करी है स्मॉल m इंटू कैपिटल L डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यही हमारा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। भाई बैलून ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, बैलून ने इतनी डिस्टेंस कवर करी, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वहां तक बैलून आ गया और मंकी से भी जो सेंटर ऑफ मास है वहां तक मंकी ऊपर चला गया, तो दोनों यहाँ पे आके वो रोप पूरी खत्म हो गई और दोनों ने इसने इस पॉइंट को पकड़ लिया, और जो दोनों ने डिस्टेंस कवर करी मंकी ने इतनी करी और बैलून ने इतनी करी। ये मेरा आंसर हो गया जो क्वेश्चन ने पूछा है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, आई होप यू एंजॉय दिस लेसन और like and subscribe my channel. Thank you.